नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का टॉपिक है प्रदेश की संकल्पना। प्रदेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रीजन। भूगोल में प्रदेशों की संकल्पना का विकास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आरंभ हुआ। स्ट्रैबो ने भौगोलिक ज्ञान को प्रादेशिक रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रादेशिक भूगोल में यूरोपीय देशों तथा एशिया के विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत प्रादेशिक वर्णन प्रस्तुत किया। स्ट्रैबो के उपरांत पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ता क्लूवेरियस तथा वारेनियस ने प्रादेशिक अध्ययन किया। क्लूवेरियस ने विश्व भूगोल एन इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल ज्योग्राफी नामक पुस्तक में संसार के विभिन्न देशों का प्रादेशिक विवरण दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक पृथ्वी तल का क्रमबद्ध भौगोलिक अध्ययन करने के लिए जर्मनी, फ्रांस तथा ब्रिटेन तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने प्रदेश की संकल्पना को सशक्त किया। इसी समय जर्मनी की राजनीतिक इकाइयों की प्राकृतिक सीमाओं को निर्धारित करने में प्रदेशों को मद्देनजर रखा बोआचे, गटेर, होमेर, ज्यूएने ने शुद्ध भूगोल का समर्थन किया, जिसमें प्रदेश के निर्धारण में राजनीतिक तथ्यों को नज़रअंदाज किया गया। गटेर ने अपनी रचना संक्षिप्त भूगोल में पर्वतों एवं नदियों के बेसिन के आधार पर प्रदेशों का नामकरण किया। इस प्रकार शुद्ध भूगोल की विचारधारा में राजनीतिक तथा दार्शनिक तथ्यों का अभाव पाया गया। इसी तरह प्रदेश की संकल्पना के विकास में 19वीं शताब्दी में पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा का प्रभाव फैलने लगा। इस दौरान मानव जागरण संबंधों की विवेचना में मानव भूगोल का महत्व बढ़ने लगा, जिससे प्रादेशिक भूगोल का विशेष विकास नहीं हो पाया। फिर भी कॉल रिटर एवं वॉन रिश्तोफेन ने प्रादेशिक अध्ययन को विकसित किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुनः प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर, फिलीपींस तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता H.J. हर्बर्टसन ने वृहद प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन किया था। इन प्रदेशों का निर्धारण प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर किया गया। हेटनर ने इनकी मानवीय भूमिका को महत्वपूर्ण माना। भूगोल में प्रादेशिक संकल्पनाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का श्रेय हर्बन को जाता है। श्रेय हर्बन को है, जिन्होंने जर्मनी में लैंडशैफ्ट की विचारधारा के अनुसार भूगोल को प्रदेशों का क्रमबद्ध विज्ञान माना, जहां लैंडशैफ्ट का अर्थ सादृश्य प्रदेश से लिया गया। यह अंग्रेजी के लैंडस्केप से भिन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ भूदृश्य है। जर्मनी में लैंडशैफ्ट का अध्ययन लांटेंस, स्मिथेनर, कॉल्ट्रॉल, कैरोल, हंसा बेबेक आदि विद्वानों ने किया। अल्फ्रेड किफ्ट ने भी प्रादेशिक भूगोल का संपादन किया। इनके अतिरिक्त वॉल्ड फिशर के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अलेक्जेंडर रूपान के द्वारा ऑस्ट्रिया एवं हंगरी पर, अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा कोलंबिया एंडीज आदि ग्रंथों का प्रकाशन प्रमुख है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में पाल विडाल डी ला ब्लाश, लुसेन गैलोस, डी मॉर्टेनी, अल्बर्ट डिमांजिया, ब्लेचार्ड ने प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया। इस प्रकार लगातार प्रदेशों का अध्ययन होता रहा और प्रादेशिक भूगोल की संकल्पना उभरकर हमारे सामने आई 20वीं शताब्दी के बाद में। उसी प्रकार प्रदेशों का वर्गीकरण भी किया गया। प्रदेश की परिभाषा या प्रदेश क्या होता है? प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता
तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रदेश पृथ्वी तल का एक इकाई क्षेत्र होता है। H.J. हर्बर्टसन के अनुसार प्रदेश जल, पौधों, जीव जंतु तथा मानव भूमि का एक सम्मिश्रण है जिसका परस्पर एक दूसरे से स्थानिक संबंध होता है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे जल, पौधे, जीव जंतु, मानव इत्यादि सभी इस भूमि पर निवास करते हैं और वो सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। एक तत्व के प्रभावित होने से दूसरे तत्व पर भी प्रभाव पड़ता है। हार्टशॉन ने प्रदेश को एक निश्चित स्थिति का क्षेत्र बताया जो आसपास के क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है। प्रदेशों को विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रण के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय समरूपता को मद्देनज़र रखा जाता है। वो संपूर्ण क्षेत्र समरूप होना चाहिए, तभी वो प्रदेश की संज्ञा में आता है या प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जातीय प्रदेश। प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय या समान क्षेत्र कहते हैं। ये प्रदेश भू सतह पर अलग अलग पाए जा सकते हैं, जैसे जलवायु के आधार पर मानसूनी जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, टेगा प्रदेश। यहाँ पर उस मानसूनी जलवायु प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र में मानसून जलवायु का प्रभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो वो संपूर्ण एक अलग प्रदेश की संज्ञा उसको दे दी गई है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, जैसे दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय तट पर, पश्चिमी एशिया का तटीय भाग, उत्तरी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, वो संपूर्ण एक प्रदेश की संज्ञा उसको दी गई है। दूसरा, विशिष्ट प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेशों का एक ही नाम होता है। इनकी इकाइयों का निर्धारण भौतिक तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। इनको विशिष्ट प्रदेश आकार, संरचना, आकृति, प्रतिरूप, विशिष्ट क्रियाओं द्वारा निर्धारित होने के कारण दिया जाता है। ये एक समान होते हैं। इनमें विभिन्न तत्वों के द्वारा आकारीय समानता पाई जाती है, जैसे दामोदर घाटी प्रदेश, दामोदर नदी का संपूर्ण घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी प्रदेश, फ्रांस के पेज क्षेत्र तथा जर्मनी का रूरू बेसिन। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की समानताएं देखने को मिलती हैं। तीसरा है आकृतिक प्रदेश। इसमें सर्वत्र एक ही लक्षण की समरूपता होती है। यह प्राकृतिक या सांस्कृतिक दोनों रूपों में हो सकता है। जैसे थार का रेगिस्तान, वहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक उसी प्रकार से हिमालय पर्वतीय प्रदेश संपूर्ण क्षेत्र पर्वतीय प्रदेश है। यूराल क्षेत्र, क्योंकि इस यूराल पर्वत के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र इसका विस्तार अधिक होता है, इसलिए इसमें पूर्ण समानता के मध्य अनेक भागों में मानवीय, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में विभिन्नता भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कि थार के रेगिस्तान में कहीं कहीं पर जनाधिक्य है और कहीं कहीं पर जनाभाव है। जहाँ पर कि पानी है वहाँ पर गांव विद्यमान है, जनसंख्या है, खेती की जाती है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पानी नहीं है वो कि वहाँ पर किसी प्रकार की जनसंख्या नहीं है। तो इस प्रकार से इन संपूर्ण क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। केवल एक ही लक्षण के आधार पे इन्होंने इसको आकृतिक प्रदेश की संज्ञा दे दी गई है। फिर है चौथा कार्यात्मक प्रदेश। प्रदेश में आकृति प्रदेश की तरह समानता या सामान्यकरण नहीं मिलता। इस संदर्भ में हॉर्शॉन ने लिखा है, कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक ही प्रकार के कार्य संगठन की समानता होती है, जो किसी विशिष्ट गत्यात्मक कार्य अर्थात परिवहन एवं यातायात द्वारा परस्पर संबंधित होती हैं। प्रदेश के तत्व एक साथ अपना कार्य करते हैं, परस्पर
एक दूसरे पर आलंबित रहते हैं, मानवीय क्रियाएं संबंध होती हैं, स्थानिक व्यवस्था होती है और संपूर्ण क्षेत्र में एक ही प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं। कार्यात्मक प्रदेश मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं, जिनमें मुख्यतः निहित विभिन्न क्षेत्रों की संबंधतापूर्ण कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण को गौण रखा जाता है, केवल कार्य की प्रमुखता रखी जाती है। इस प्रकार इसे विभिन्न भागों में, जैसे कृषि प्रदेश हो गया, निर्माण प्रदेश हो गया, भूमि उपयोग प्रदेश हो गया। कार्यात्मक प्रदेश अंतःक्रिया के नगरीय केंद्र होते हैं। इनमें मूल और परिधि क्षेत्र में लक्षण में अंतर हो सकता है। मूल शहर सिटी और पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड देखने को मिलता है। प्राकृतिक प्रदेश वह होते हैं जिनमें भू संरचना, स्थलाकृति, जलवायु तथा वनस्पति में समानता पाई जाती है। यह इन तत्वों के संदर्भ में निकटवर्ती क्षेत्र से भिन्न होता है। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक कारकों को मद्देनजर रखा जाता है। वर्तमान समय में मानवीय तत्वों को भी महत्व दिया जाने लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर भू रचना प्रदेश, उच्चावच प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश तथा वनस्पति प्रदेश आदि रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार उन संपूर्ण क्षेत्र में प्राकृतिक तत्वों में समानता देखने को मिलती है। हर्बर्टसन ने कहा है कि प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय तत्वों के समावेश उपरांत इन्हें प्राकृतिक प्रदेशों की जगह भौगोलिक प्रदेश कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें मानवीय क्रियाओं का भी समायोजन हो गया। तो ये केवल प्राकृतिक प्रदेश न होकर के मानव के सांस्कृतिक क्रियाओं के समायोजन के कारण इन्हें भौगोलिक प्रदेश कहा जाने लगा। छठा, इसको भौगोलिक प्रदेश प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न होते हैं। भौतिक तत्वों के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक लक्षणों की भी समरूपता देखने को मिलती है। इनका निर्माण विभिन्न भौगोलिक कारकों के आधार पर होता है। इस आधार पर किसी भौतिक समानता के प्रदेश में जितनी दूरी तक के विस्तृत क्षेत्र के आर्थिक व्यवसायों की समानता मिलती है, उन्हें मिलाकर के एक भौगोलिक प्रदेश की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे उच्चावच के आधार पर पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, और जलवायु के आधार पर मानसूनी, भूमध्य सागरीय, टैगा, टुंड्रा आदि प्रदेश। इस प्रकार वनस्पति पर आधारित वन प्रदेश, घास प्रदेश, झाड़ी प्रदेश, भूगोल के दो से अधिक तत्वों पर आधारित टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश, पेरिस प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में जलवायु, मृदा, आंतरिक संरचना, वनस्पति आदि तत्वों पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों पर आधारित जो प्रदेश होते हैं उन्हें कृषि प्रदेश, पशुचारण प्रदेश, दुग्ध उत्पादन प्रदेश, निर्माण उद्योग प्रदेश इत्यादि की संज्ञा दी जाती है। सातवां है संकेंद्रीय प्रदेश। ये लघु एवं संगठित प्रकृति के प्रदेश होते हैं, जिनका निर्माण किसी कार्यात्मक क्षेत्र के केंद्रवर्ती स्थान पर होता है। ये प्रदेश विभिन्न प्रकार के परिवहन यातायात के साधनों द्वारा तत्संबंधी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रदेशों का विकास बड़े बड़े नगरों के मार्ग संगम केंद्रों पर होता है। आठवां है समरूप प्रदेश। इसमें स्थानीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं। इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेशों में बारंबार स्वरूपित होने वाले तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मानसूनी प्रदेशों में तापमान एवं वर्षा के वितरण में समानता पाई जाती है। समरूप प्रदेशों को उनकी विशेषता के आधार पर आगे कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक लक्षण वाले प्रदेश, जिन प्रदेशों में केवल एक ही तत्व या लक्षण की समरूपता देखने को मिलती है, उन्हें एक लाक्षणिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे जलवायु के आधार पर जलवायु प्रदेश, वनस्पति पर आधारित वनस्पति प्रदेश। बहुलाक्षणिक प्रदेश ऐसे प्रदेश जिसमें एक या एक से अधिक तत्वों की समरूपता देखने को मिलती है। जैसे जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, कृषि स्वरूप, अधिवास, यातायात जैसे तत्व आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तीसरा, समरूप आर्थिक प्रदेश। इन प्रदेशों में आर्थिक क्रियाओं की समानता देखने को मिलती है। नौवां है राजनीतिक प्रदेश। इन प्रदेशों में स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति की समानता के स्थान पर केवल प्रशासनिक संबद्धता पाई जाती है। केवल वो संपूर्ण क्षेत्र एक प्रशासन के द्वारा संगठित होता है। इन्हीं को राजनीतिक प्रदेशों की संज्ञा दी जाती है। भारत में राज्य, जिला, तहसील, ग्राम आदि से ये सभी
प्रशासनिक इकाइयाँ हैं जिन्हें कि राजनीतिक प्रदेशों की संज्ञा दी जा सकती है। 10वां है नगर प्रदेश। नगर प्रदेश किसी महानगर के कार्यों के प्रभाव से एक पृथक क्षेत्रीय इकाई के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो 11वां पॉइंट है वह है पूर्ण प्रदेश। कंपेज या पूर्ण प्रदेश का निर्धारण भौतिक, जैविक लक्षणों तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये सभी कार्यात्मक रूपों में मानवीय व्यवसाय से संबंधित होते हैं। कंपेज शब्द का प्रयोग पूर्ण प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम विल्टहसी ने किया। कंपेज स्वेच्छा अनुरूप असीमित व अनिश्चित प्रदेश होता है। विल्टहसी ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश अत्यधिक जटिल प्रदेश होते हैं। इन्हें विल्टहसी ने प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदर्शों के संपूर्ण लक्षणों, जीवन यापन के पूर्ण लक्षणों, सामाजिक जीवन के विविध रूपों के अध्ययन को समावेशित करते हुए इनका निर्माण किया या इनका निर्धारण किया। इस प्रकार कंपेज में भौतिक, जैविक तत्वों तथा सामाजिक वातावरण के संबंध के आधार पर कारणों का विश्लेषण करके अध्ययन किया जाता है। विल्टहसी ने पूर्ण प्रदेश या कंपेज के अध्ययन के लिए निम्न विषयों की सूची प्रस्तुत की कि इसमें कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जा सकता है। इसमें प्राकृतिक तत्व, भू संरचना, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु। और इसमें मानवीय क्रियाकलापों में भोजन का एकत्रीकरण, शिकार करना, मत्स्याखेट, खनन, वन काटना, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, अधिवास व जनसंख्या। इस प्रकार विल्टहसी ने कंपेज को उच्चतम कोटि का प्रदेश माना है। इस प्रकार आज हमने प्रदेश की संकल्पना की, प्रदेश वास्तव में होता क्या है और प्रदेशों के कितने प्रकार से उसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है या उसका वर्गीकरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, उसका अध्ययन करा। सार तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी एक तत्व की या एक से अधिक तत्वों की समानता पाई जाती है। वो संपूर्ण क्षेत्र एक प्रदेश हो सकता है। वह समानता प्राकृतिक भी हो सकती है और सांस्कृतिक तत्वों की भी हो सकती है तथा इसी के आधार पे प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के ही आधार पे इनका फिर अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया है। धन्यवाद।